नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज हम बीपीएससी मेंस स्पेशल क्लास के अंतर्गत जो टेस्ट 3 के अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, आज हम उसी का डिस्कस करेंगे। अर्थात डिस्कशन करेंगे कि इसका एक बेहतर आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चंस प्रदान किया था, क्योंकि इससे पहले हमने प्रस्तावना से रिलेटेड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड टॉपिक भी कर लिया है और उससे रिलेटेड टेस्ट का भी डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग तीसरे टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा और दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल नैतिक दिशा निर्देश नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। इस कथन के आलोक में नीति निर्देशक तत्वों के प्रकृति, उद्देश्य और व्यवहारिक सीमाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक शॉर्ट प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे। अब देखिए शॉर्ट प्रश्न क्या होगा कि 1950 के बाद बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के तहत उठाए गए 2 महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। मतलब शॉर्ट जो 7 या 8 नंबर का आता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जिसको मतलब हमने आपको दिया था लिखने के लिए। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल नैतिक दिशा निर्देश नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। इस कथन के आलोक में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, उद्देश्य और व्यवहारिक सीमाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आपको लिखना था। लगभग 350 से 380 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। अब देखिए 38 नंबर का यह प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है कि प्रश्न जानना क्या चाह रहा है और कितने डायमेंशन में इसका आप आंसर लिखेंगे कि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग समझेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिर्फ नैतिक बातें नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाले प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब इसी के आलोक में आपको बताना है क्या नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति या स्वरूप क्या है। सेकंड, उद्देश्य के संदर्भ में इनका उद्देश्य क्या है। फिर आप बताएंगे और व्यवहार में इन्हें लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, इसको आप बताएंगे। अर्थात सवाल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, प्रकृति प्लस उद्देश्य प्लस व्यवहारिक सीमाएं, और इन सबको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में जोड़कर आपको समझाना है। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले भूमिका बेस्ड होना चाहिए आपका। तो देखिए भूमिका कैसे लिखेंगे आप। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आदर्शों की उस धारा के रूप में देखा जाता है जो राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समतामूलक और कल्याणकारी बनाने की प्रेरणा देती है। अर्थात भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को ऐसे आदर्शों के रूप में माना गया है जो हमें यह बताने का काम करता है कि देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से किस दिशा में आगे बढ़ाना है, चाहे बढ़ना चाहिए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, जहां किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का लक्ष्य जन कल्याण होना चाहिए। मतलब हमें समता आधारित और कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ने का प्रेरणा देने का काम करता है। फिर लिखेंगे, यद्यपि इनका न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु इसकी उपेक्षा करना लोकतंत्र की आत्मा की उपेक्षा करना होगा। अर्थात आप इसको वैसे समझिए कि भले ही नीति निर्देशक तत्वों को आप अदालत में जाकर लागू नहीं करा सकते हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि यह हमारी लोकतंत्र का आत्मा है। अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो संविधान के उस हिस्से को भी हम उपेक्षा करने का काम करेंगे जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश देने का काम करता है। मतलब इसलिए इनका पालन नैतिक और लोकतांत्रिक, मतलब नैतिक रूप से और लोकतांत्रिक रूप से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मतलब सरकार की, आपकी यह भूमिका हो गया, यह बेस्ट भूमिका। अब हम लोग इसके बॉडी पार्ट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे आप बॉडी पार्ट को शुरू करने के पहले कि इस कथन के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति,
उद्देश्य और व्यवहारिक सीमाओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, चाहे देखा जा सकता है, कुछ भी लिखिए। फिर हम लोग लिखेंगे प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए प्रकृति के बारे में पहले बताएंगे, पहला पॉइंट। अब प्रकृति के बारे में क्या बताएंगे, तो पहला पॉइंट संवैधानिक दिशा निर्देश। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बताना है, संविधान के भाग 4 मतलब अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित ये राज्य के लिए नीतिगत मार्गदर्शन है। अब इसको देखिए ऐसे समझिए, नीति निर्देशक तत्व तो आप देखेंगे कि संविधान के किस भाग में आता है, भाग 4 में, बखूबी आपको पता है क्योंकि पीटी में आता है। अब देखिएगा यह क्या सरकार को निर्देश देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे फैसला लेना चाहिए जिससे आम जनता का ना कल्याण हो। मतलब क्या, मतलब यह किसी काम को करने को ना कानून नहीं बल्कि यह एक मार्गदर्शन प्रदान करता है गवर्नमेंट को, मतलब सरकार को एक प्रकार से यह रास्ता दिखाता है। सेकेंड पॉइंट, न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय। अब देखिए ये मूल अधिकारों की तरह अदालतों में लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी नैतिक बाध्यता जरूर रखते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, नीति निर्देशक तत्वों का यदि उल्लंघन होता है तो आप इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे आप मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में वैसा प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार पर ना एक नैतिक रूप से दबाव रहता है कि वह इनके तथ्यों को ना ध्यान में रख कर अपनी पॉलिसी का निर्माण करे, चाहे नीतियों को बनाए। क्यों, क्योंकि ये संविधान में लिखी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तय करती है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह ना नैतिक बाध्यता के रूप में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, समाजवादी और मानववादी दर्शन से प्रेरित। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, इनमें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी मूल्यों का समावेश है। अब इसको ऐसे समझिए, नीति निर्देशक तत्वों में ना अलग अलग विचारधाराओं का आप देखेंगे ना संतुलन दिखता है। अब देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, गांधीवादी मूल्य को दृष्टिकोण से आप देखिए, गांधीवादी मूल्य में क्या है, ग्राम स्वराज, शराबबंदी, पशु संरक्षण आदि। इस संदर्भों में समाजवादी मूल्य में समान वेतन मिलना चाहिए, गरीबों के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, समाजवादी समझ गए। अब उदारवादी मूल्यों के संदर्भ में क्या होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास होना चाहिए, न्याय व्यवस्था बना रहना चाहिए, मतलब इन तमाम मूल्यों को ना समावेशित करने का प्रयास किया जाता है। इस बात को बिल्कुल समझिए, मतलब इससे पता चलता है कि ये जो तत्व है ना हर वर्ग को और हर विचार को शामिल करके ना समग्र विकास की बात करते हैं, मतलब समावेशी विकास का। हमने इसका प्रकृति के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चंस का पॉइंट को देख लिए। अब हम लोग उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलिए देखते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इस संदर्भ से हम लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। अब देखिए जैसे समान वेतन, शिक्षा और सार्वभौमिकरण और निर्धारणता उन्मूलन। अब इसको आप ऐसे समझिए, अब इसको आप देखिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, आप पहले ये समझिए। नीति निर्देशक तत्वों का ना सबसे बड़ा जो उद्देश्य है ना समाज को ना बेहतर बनाना, मतलब जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वह मतलब ऊंचे वर्ग का हो। मतलब सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे समाज में ना गरीबी कम हो जाए, ऊंच और नीच का ना मतलब दायरा जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मतलब सभी को ना न्याय प्रदान होना चाहिए। इस संदर्भ में आप बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, मतलब स्वास्थ्य, पोषण, कामगार अधिकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर राज्य की जिम्मेदारी तय करना। अब इसको समझिए आप कैसे। अब देखिए इसका मकसद क्या है, मकसद सिर्फ शासन करना नहीं है बल्कि लोगों की भलाई करना है, मतलब लोगों को कल्याण करना है। कैसे, जैसे शिक्षा के माध्यम से, मतलब बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य का मतलब एक प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए, आम लोगों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, महिलाओं को ना सुरक्षा मिलनी चाहिए, मतलब इस तमाम प्रकार की सुविधा जिससे आम लोगों को ना एक प्रकार से कल्याण हो। यानी सरकार का रोल सिर्फ सर्वेंट का नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर का भी होना चाहिए। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थक बनाना। अब इसको ऐसे समझिए, ताकि स्वतंत्रता केवल कानूनों तक सीमित न रह जाए बल्कि आम जनजीवन में भी झलकना चाहिए। अब देखिए कैसे, अब देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमें मिल गई कब, 1947 में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व यह तय करने का काम करता है क्या इसका फायदा हर वर्ग को मिल रहा है या हर वर्ग इसका समान रूप से फायदा उठा रहा है
या नहीं? आप जरूर इसको देखिए। और नीति निर्देशक तत्व ना यह सरकार को याद दिलाने का प्रयास करता है, कहता है कि लोकतंत्र केवल वोट तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जमीन पर उतारना चाहिए। जमीन पर उतारने का आपका प्रयास होना चाहिए। कैसे उतारेंगे? बेहतर शिक्षा देकर, मतलब स्कूल बनाइए, बेहतर स्वास्थ्य देकर, बेहतर रूप से अस्पताल का निर्माण करिए, लोगों को रोजगार देकर, उसके लिए छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग या बड़े बड़े इंडस्ट्री की स्थापना करके आम लोगों को रोजगार दीजिए। मतलब हर तरीके से लोगों को ना एक प्रकार से बेहतर सुविधाएं देने का काम होना चाहिए। अब हमने उद्देश्य के दृष्टिकोण से समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे व्यवहारिक सीमाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, न्यायिक परिवर्तन का अभाव। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवहारिक सीमाएं देख रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। इनका उल्लंघन करने पर सीधे अदालत की शरण में नहीं जाया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए। देखिए नीति निर्देशक तत्व का पालन करना ना सरकार की कानूनी या संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बल्कि सरकार की ना नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए कोर्ट में जाकर आप यह नहीं कह सकते कि सरकार इन्हें क्यों नहीं लागू कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार का ना एक प्रकार से यह न संवैधानिक न कानूनी रूप से यह बाध्यकारी है, बल्कि सरकार न इस सिर्फ नैतिक रूप से जिम्मेदार रहती है। मतलब कई बार आप देखेंगे ना कि सरकार विभिन्न वजहों से मतलब अच्छी अच्छी योजनाओं को भी टाल देती है। क्यों? क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं है, चाहे न्यायालय में इसके लिए भी नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, कई तत्वों को लागू करने के लिए ना पर्याप्त धन और संरचना की आवश्यकता होती है। अब देखिए नीतियों को लागू करने ना करेंगे ना आप तो उसके लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा का तो कुछ काम होगा नहीं, मुफ्त में तो कुछ होगा नहीं। जैसे मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी हटाओ योजनाओं, ये सब करेंगे तो कैसे होगा? इसके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, संसाधन चाहिए। लेकिन सरकार के पास हमेशा देखेंगे ना उतना बजट नहीं होता। इसीलिए देखेंगे ना कि कभी कभी अच्छे उद्देश्य वाली योजनाएं भी ना एक प्रकार से अपने पूरी तरीके से ना यथार्थ में नहीं उतर पाते, मतलब वह अधूरे रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी नीति असंगति, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति या सत्ता की प्राथमिकताओं में असंतुलन के कारण इनकी उपेक्षा हो जाती है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, कई बार सरकार को देखेंगे ना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में फंस कर नीतियों को लागू नहीं करती। वोट बैंक उनके लिए ज्यादा जरूरी है, यानी जो नीति लोकप्रिय हो ना उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे संविधान में जो भी उसके बारे में बताया। लेकिन जैसे देखिए ऐसे समझिए, कभी कभी आप देखेंगे ना जैसे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में जैसे टकराव, जैसे कि अगर सरकार आरक्षण लागू करती है तो कोई इसे कहता है समानता के अधिकार के खिलाफ है, कोई इसके मामले में ना कोर्ट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है ना कि सरकार क्या करती है ना कभी कभी ना मतलब नीतियों को अपने वोट बैंक के हिसाब से भी ना तय करने का प्रयास करती है। यह इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। मतलब हम लोग व्यवहारिक सीमाओं के दृष्टिकोण से देख लिया। अब हम लोग इसके संदर्भ में ना कुछ समसामयिक बातों को भी लिखेंगे तो आंसर आपका ना परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं समसामयिकी में क्या देना है आपको। अब देखिए क्या बताएंगे समसामयिकी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पोषण 2.0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब सभी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से प्रेरित है। देखिए डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशक तत्व ही होता है, इसको शॉर्ट में हमने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप भी एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक बार कोष्ट में ऊपर लिख दीजिएगा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत और उसके कोष्ट में डीपीएसपी, बाकी आप सीधे डीपीएसपी लिखकर काम चला सकते हैं, नंबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, देखिए आज ना कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको पहले समझिए। मतलब सभी को ना समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य है इसके माध्यम से। मतलब यह संविधान के अनुच्छेद 45 और 39 से ना काफी ज्यादा प्रेरित है। पोषण 2.0, अब देखिए इसके माध्यम से आप देखेंगे बच्चों महिलाओं का ना एक प्रकार से पोषण के स्तर पर सुधार पर जोर देता है, जो अनुच्छेद 47 से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अब देखेंगे सभी को ना बेहतर सुविधा, मतलब बेहतर सुविधा किस संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में देने की मतलब परिकल्पना है। मतलब जो सन स्वास्थ्य को लेकर ना नीति निर्देशक तत्वों की भावना से यह बिल्कुल मेल खाती है। अब देखिए मनरेगा, अब देखिए जो ग्रामीण गरीब होते हैं ना उनको काम देने का यह एक प्रकार से लक्ष्य को टारगेट करता है, जो अनुच्छेद 41 मतलब रोजगार के अधिकार से ना एक प्रकार से यह पूरी तरह प्रेरित है। वन नेशन वन राशन कार्ड, अब इसको ऐसे समझिए,
देश में ना कहीं भी राशन पाने का अधिकार, पहले क्या होता था, यहाँ कार्ड है ना तो आप यहीं राशन प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके आने से क्या हो रहा है कि आप कहीं भी रहिए, राशन पाने का आपके पास अधिकार है। इससे क्या होगा, इससे समानता और सामाजिक सुरक्षा उस व्यक्ति को प्रदान होता है, मतलब मिलता है। मतलब यह भी नीति निदेशक तत्वों की सोच को क्या करता है, जमीन पर उतारने का प्रयास करती है। यानी सरकार जो भी योजनाएं बना रही है ना, वो संविधान में बताए गए सामाजिक आर्थिक आदर्शों को ना पूरा करने की कोशिश है। मतलब सभी नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों से ही प्रेरित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है और इन्हें नीति निर्माण में अनदेखा नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तो कई बार उनका जैसे कि मतलब निर्देश या कहना है कि नीति निर्देशक तत्व ना सिर्फ सजावट के लिए नहीं है आपके पास भाई, बल्कि यह संविधान की आत्मा है। आप जब भी पॉलिसी बनाओ, समय से इसको नज़रअंदाज आप मत करो, इसको आप ध्यान में रखो। आप देखिएगा 1980 के मिनवा मिल्स केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संविधान का ना मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार कोई भी नीति बनाती है ना, तो उसमें इन सिद्धांतों की अनदेखा नहीं होनी चाहिए, इसकी ना पूरी तरीके से पालन होनी चाहिए, आपके नीतियों में बिल्कुल यह दिखना चाहिए। अब हम लोग सुझाव के दृष्टिकोण से देखेंगे। देखिए, एक करंट उदाहरण के तौर पे हमने देख लिया और एक सुझाव। जब भी आप व्यवहारिक सीमाएं दिखाएंगे जो हम लोगों ने ऊपर देखा, तो सुझाव देना बहुत ही जरूरी है। चलिए सुझाव के दृष्टिकोण से क्या हम लोग देखेंगे, चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, अब देखिए डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व को न्यायोचित बनाने की दिशा में प्रयास, जैसे कुछ को कानूनी रूप से लागू करना। अब देखिए सुझाव मतलब कुछ तत्वों को ना कानूनी रूप से लागू करने का मतलब प्रयास होना चाहिए, इसको ऐसे समझिए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व सिर्फ अच्छे आदर्श नहीं होते हैं, बल्कि इनको सही तरीके से ना लागू करने के लिए इसको ना कानूनी मान्यता भी प्रदान करिए, मतलब जो समाज के लिए ना बेहतर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को ना अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पहले केवल नीति निर्देशक तत्व था, इसमें सरकार को न केवल नैतिक बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नीति व योजनाओं के निर्माण में डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व को ना अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। अब देखिए कैसे, जब सरकार कोई योजना या नीति बनाती है ना, तो उस नीति निर्देशक तत्व को बिल्कुल ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट रोजगार योजना चलाती है, तो उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो योजना है ना, वो समान रूप से मतलब गरीब जो खास करके वंचित वर्ग है ना, उनको बिल्कुल अच्छा अवसर दे, ना कि सिर्फ अमीरों को यह मतलब अवसर देने का काम करे। मतलब नीति निर्देशक तत्व ना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी नीतियाँ जो मतलब हमारी जो पॉलिसी है ना, वो सभी वर्ग तक पहुँच रही है कि नहीं, मतलब समानता का ख्याल कर रही है कि नहीं। नेक्स्ट सुझाव आप देंगे कि राज्य के बजट और योजना दस्तावेजों में इन तत्वों की प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखिए, राज्य का बजट या योजनाएं जब भी आप बनाते हैं ना, आप नीति निर्देशक तत्वों को ना प्राथमिकता के केंद्र में रखिए। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बजट बनाएं, योजना बनाएं। अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और एक प्रकार से समृद्धि को ना, एक प्रकार से जो हमारा गोल है ना, उसके उद्देश्य को यह पूरा करने का काम करेगी। अगर बजट में सिर्फ एक पक्ष को लेकर चलेंगे, जैसे अमीरों के लिए ही योजनाएं हुए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चलिए। हमने इसका बॉडी पार्ट पूरा देख लिया, मतलब सुझाव के दृष्टिकोण से भी। अब इस प्रश्न का हम लोग एक बेस्ट निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोलेंगे। निष्कर्षतः नीति निर्देशक तत्व संविधान की स्याही से नहीं, बल्कि आत्मा से निकले आदर्श हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए नीति निर्देशक तत्व कहता है ना कि आप सिर्फ इसको आप किताब के मतलब पन्नों में सिमट करके मतलब चाहे सजा करके मत रखिए। मतलब यह संविधान का ना असली आदर्श है, जो हमारी राष्ट्रीय भावना को, हमारी संस्कृति को, हमारी सामाजिक परंपरा को ना एक बेहतर दिशा देने का ना यह काम करता है। मतलब इन तत्वों को हमारे समाज में ना सबसे जरूरी लक्ष्यों में ना इसको मतलब आप मानकर चलिए। मतलब आप अपनी प्रतिबद्धता को बताइए कि यह तत्व ना सबसे पहले मतलब इम्प्लीमेंट होना चाहिए समाज के अंदर। मतलब समानता, न्याय और सामाजिक भलाई का जो तत्व है ना,
उसको सिर्फ एक आदर्श के रूप में, एक पन्नों के रूप में मतलब उसको देखकर मत मानिए, बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतरना चाहिए। इन्हें केवल प्रतीकात्मक न मानकर योजनाओं, बजट और समाज में व्यवहार में उतारना ही लोकतंत्र के को मतलब एक प्रकार से सार्थक बनाता है। मतलब इसको यदि आप व्यवहार में उतारेंगे ना, धरातल पे, ग्राउंड स्तर पे, तभी हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ना सच्चे रूप में लोकतांत्रिक कहलाने के योग्य होगी। नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी भारत में सामाजिक आर्थिक क्रांति की बीज है, जिनसे न्याय, समानता और गरिमा की फसल उगाई जा सकती है। इनकी उपेक्षा लोकतंत्र की जड़ों को ही काट देने का समान है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, नीति निर्देशक तत्व ना भारत में एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए ना एक बेहतर रास्ता दिखाने का काम करता है। मतलब जैसे एक बीज होता है ना, बीज को आप देखे हैं ना कभी, बिल्कुल देखे होंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, बीज से पौधे जो उगते हैं, मतलब अगर सही तरीके से इसको पोषण देंगे बीज को, तो एक बेहतर पेड़ मतलब बनेगा। उसी प्रकार से यदि समाज में मतलब सामाजिक और आर्थिक यदि आपको बदलाव लाना है, तो अपनी योजनाओं को बेहतर रूप से मतलब उसको करेंगे ना, तो एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर हम इनको अनदेखी करेंगे नीति निर्देशक तत्वों को, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ को ही ना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ों को कैसे काट देते हैं तो उस पेड़ की महत्ता खत्म हो जाती है। तो नीति निर्देशक तत्व को उसी संदर्भ में इसको यथार्थ स्थल पे नहीं मतलब एक प्रकार से उतारेंगे, तो हमारा लोकतंत्र भी ना उसी पेड़ के समान हो जाएगा जिसका जड़ कट जाता है। तो हमें बेहतर बनाने के लिए इसके उद्देश्यों को, इसके बातों को हमें अपनी योजनाओं, हमें अपनी बजटों मतलब तमाम गतिविधियों में शासन प्रणाली में ना मतलब लागू करके यथार्थ स्तर पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न का बहुत ही बेहतर आंसर देखा। यदि ऐसे लिखेंगे तो 38 में आप 30 प्लस भी नंबर पा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यह मजाक नहीं है। आप इस तरीके से आंसर लिखिए और बेहतर रैंक प्राप्त कीजिए। चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को अब देखने का प्रयास करते हैं, जो 7 नंबर का है। अब देखिए इसको ना 80 से 90 शब्दों में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। 1950 के बाद बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के तहत उठाए गए 2 महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक सुधारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब देखिए इसको मैं क्या लिखना था, देखिए आप इसको ऐसे देखिए, मतलब एक कह रहा है ना कि 2 महत्वपूर्ण सामाजिक या 2 आर्थिक, किसी को भी ना आप चर्चा कीजिए। मतलब बिहार में जो 1950 के बाद ना जो लागू हुआ हो, चाहे सामाजिक सुधार हो चाहे आर्थिक सुधार हो, आपको इसी संदर्भ में आंसर को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ना भूमिका देखेंगे। अब देखिए किसी भी प्रश्न का भूमिका बेहतर होना चाहिए। तो देखिए भूमिका क्या होगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों ने स्वतंत्रता के बाद बिहार को एक समतामूलक और कल्याणकारी राज्य की दिशा में कई योजनाएं अपनाने के लिए ना प्रेरित किया। आप ऐसे समझिए, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तब संविधान में ना नीति निर्देशक तत्वों को इस मकसद से जोड़ा गया था कि देश के अंदर ना यह सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने का काम करेगा। उसी संदर्भ में बिहार भी को भी देखेंगे, इन्हीं आदर्शों को अपनाकर कई योजनाओं शुरू किया। और इनका उद्देश्य क्या था योजनाओं का, हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना, हर लोगों को ना रोजगार प्रदान करना। मतलब कहने का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को ना सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना। यानी संविधान का मार्गदर्शन सिर्फ बिहार को मतलब शासन चलाने के संदर्भ में नहीं, बल्कि जन कल्याण करने वाले राज्य के रूप में मतलब बनाने की प्रेरणा भी एक प्रकार से प्रदान करता है। इसी संदर्भ में लिखेंगे, इसमें हालिया 2 प्रमुख सुधार उल्लेखनीय है, क्योंकि हमें प्रश्न में 2 प्रमुख सुधारों की ही बात करना है। तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आंसर देखेंगे, और जो योजनाएं देखेंगे ना वो मतलब करंट वाला ही देखेंगे, ज़्यादा पुराना नहीं देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2024। देखिए इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि राज्य सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु बिना किसी गारंटी के 4 लाख तक का ऋण देती है। यह अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 41 की से प्रेरित है। अब इसको अब थोड़ा विस्तार से समझिए। अब देखिए इस योजना के तहत ना आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट कोई गारंटी आप मत दीजिए, 4 लाख रुपए तक का ना वो शिक्षा ऋण प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई से वंचित न हो। यह नीति निर्देशक तत्व के 2 अनुच्छेदों से न प्रेरित है। एक अनुच्छेद 45 जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। एक अनुच्छेद 41 मतलब बेरोजगारों को शिक्षा और सहायता का अधिकार, मतलब अवसर की समानता। अर्थात यह योजना ना वास्तव में आप देखेंगे उच्च शिक्षा के लिए ना
एक पुल का काम करती है। जैसे कैसे एक नदी या नाले को पुल के माध्यम से पार करते हैं, तो यह योजना भी ना शिक्षा का जो नदी है ना उसको मतलब पार कराने का एक साधन के रूप में काम करता है, खासकर वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह अनुच्छेद 38 और 39 मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय के अनुरूप है। इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, इसकी योजना के तहत ना अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में जो मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय का जो बात किया गया है ना, उसके माध्यम से उस उद्देश्यों को ना पूरा करने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसके माध्यम से जो बेचारे ना मतलब समाज के काफ़ी वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको ना स्वरोजगार देने का काम, मतलब उनको आर्थिक रूप से ना स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वह अपने विकास करके अपने परिवार को भी विकास कर सकें। और जब एक व्यक्ति विकास करता है तो पूरा समाज भी विकास करता है, और जब एक समाज मतलब विकसित होकर मतलब बेहतर बनता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर राज्य और बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देता है। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ ना सिर्फ एक चीज़ को फायदे नहीं पहुंचाता है, बल्कि उससे बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। मतलब एक व्यक्ति विकास करेगा तो समाज को विकास में अपना योगदान देगा, एक समाज विकास करेगा तो राष्ट्र विकास करेगा, और जब राष्ट्र विकास करेगा तो उसकी महत्ता वैश्विक स्तर पर भी देखी जाएगी। अब हमने दो ना योजनाओं के संदर्भ में देख लिया आंसर के प्रारूप के अनुसार। अब हम लोग ना एक लाइन में सीमाएं देखेंगे, इसकी सीमाएं क्या है। हम लोग ये चीज़ तो देख लिए कि मतलब क्या होना चाहिए। देखिए इस सीमाएं क्या है। इन योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, क्षेत्रीय असमानता और क्रियान्वयन में ढिलाई जैसी चुनौतियां देखी गई है। अब देखिए, भले ही ये योजनाओं का उद्देश्य ना काफ़ी बेहतर है, लेकिन देखेंगे कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया मतलब काफ़ी लोग गांव में इसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। आप देखिएगा क्षेत्रीय स्तर पे इतनी असमानता है कि बहुत से मतलब वर्ग मतलब इतने ज़्यादा पिछड़े हैं कि इनको ना सही से समझ भी नहीं पाते हैं। मतलब तमाम प्रकार की ना जो ढिलाइयाँ बरती जाती है इन योजनाओं को सही रूप से यथार्थ में उतारने के लिए, वह चुनौतियाँ कहीं ना कहीं इसको एक प्रकार से बेहतर इसके सामने चुनौती पेश करती है, और यह इसकी एक सीमा है, इसको जरूर लिखेंगे। अब सुझाव क्या देंगे, तो देखिए ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जाए और ग्राम प्रखंड स्तर पर सुविधा केंद्र स्थापित की जाए। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। अगर हर आप गांव में हर प्रखंड स्तर पे सरकारी योजनाओं के लिए ना एक डिजिटल रूप में ना एक सुविधा केंद्र बना देंगे, तो लोगों को बार बार ना ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ई गवर्नेंस क्या करेगा, ई गवर्नेंस यह ना कहीं पारदर्शिता बढ़ाने का मतलब काम करेगा, और कौन योजना क्या हो रहा है, उससे फायदा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आम लोगों को बिल्कुल इससे पता चलेगा, और इससे भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं घटेगा, और यह ज़्यादा लोगों को ना फायदा पहुंचाने का काम करेगा। सुझाव आप इस संदर्भ में देंगे। अब सुझाव के बाद ना इसका निष्कर्ष बता देंगे, निष्कर्ष उसके बाद आंसर हो जाएगा। देखिए ये योजनाएं ना केवल सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम भी बनती है। कहने का तात्पर्य है कि ये योजनाएं सिर्फ लोगों को पढ़ाई, रोजगार और आत्मनिर्भरता ही नहीं बनाती है, बल्कि संविधान में जो हमारा बताया गया है ना नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जो आइडियल मतलब आदर्श है, उसको हकीकत में बदलने का ना यह जरिया भी बनती है। यानी जो बातें ना हम किताब के पन्नों में देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यथार्थ के स्तर पर भी उतारने का एक प्रकार से यह प्रयास दिखता है। दोस्तों हम लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का हम लोगों ने आंसर बेहतर तरीके से देखने का प्रयास किया। इस बात को मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा। और हमारा यह तीसरा टेस्ट डिस्कशन था। हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, पहले टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसका एक टेस्ट लेते हैं, और तब आपकी तैयारी ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और ऐसी प्रकार से तैयारी ना आपको मतलब हर सेक्शन में करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको यह टेस्ट का डिस्कशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।